हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए लगातार आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए लगातार हम वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। एंड हमने आपके सभी सब्जेक्ट्स का, चाहे बीए फर्स्ट ईयर का कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका हमने सिलेबस आपको दे दिया है। एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार हम वीडियोज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के प्राचीन इतिहास के सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1। एंड यूनिट नंबर 1 पर हमारी 2 वीडियोज ऑलरेडी बन चुकी हैं। इनमें पहला आपका जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, सेकंड में हमने लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कंप्लीट किया है। और आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस, और उसके आंसर के साथ भी पूरा वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये कह रहा है आपसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में पुरातात्विक स्रोतों की विवेचना करो कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखो, इतिहास का जो उद्देश्य होता है वो अतीत पर प्रकाश डालना होता है कि पुराने समय में अतीत में हमारे साथ क्या हुआ था, हम कैसे कैसे क्या चीज़, कैसे सामाजिक उत्थान हुआ, कैसे मतलब क्या चीज़ें प्राचीन समय में हुआ था, उसके बारे में जानना ही इतिहास का मेन काम है। यह ऐतिहासिक स्रोत की खोज और अध्ययन के माध्यम से किया जाता है। यानी कि पुराने समय के बारे में हम तभी जान सकते हैं जब कोई खोज हो, ऐतिहासिक खोज हो, कोई हमें ऐतिहासिक स्रोत मिल सके, उसका खोज हो जाए, या अध्ययन करके कोई स्टडी है, स्कल्पचर है, उन चीज़ों को हम जब अध्ययन करते हैं तो चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि क्या हुआ था उस टाइम पे। हाल के अतीत में इतिहास को लिखने के लिए स्रोतों का ढूंढना आसान है, क्योंकि आधुनिक राज्य और समाज के बारे में बहुत कुछ हाथ से लिखा और मुद्रित सामग्री है, और मध्यकाल के संबंध में भी पर्याप्त सामग्री है। यानी कि अगर हम अभी के बारे में बात करें तो इस टाइम पीरियड के इतिहास को अगर दुनिया में कभी किसी को जानना होगा तो उसके पास गूगल पे पढ़ा होगा, उसके बाद तमाम सारी जगहों पर लिखित रूप में पढ़ा होगा। अगर आप मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करोगे, यानी कि जब से मतलब 1000वीं ईस्वी के बाद, 1200 के ईस्वी के बाद के इतिहास को आप देखोगे तो बहुत सारा उसका कंटेंट आपको लिखित रूप में मिल जाएगा। लेकिन वास्तविक कठिनाई जो है वो प्राचीन इतिहास लिखने के लिए पैदा होती है। यानी कि पुराने समय का जो इतिहास है, जो है ईस्वी के करीब का इतिहास है, ईस्वी से पहले का इतिहास, ईस्वी से 1000वीं शताब्दी तक का इतिहास, तो वहाँ तक का जो इतिहास है ना, उसको जानना ही वास्तविक कठिनाई आती है। महान भारतीय महाकाव्य जो है महाभारत में उल्लेखित किया गया है कि इतिहास वह प्राचीन वर्णन है जिसमें गुण, धन, इच्छा और मोक्ष के निर्देश हों। अन्य दूसरे शब्दों में कहा गया है कि भारत के प्राचीन दृष्टाओं ने उन घटनाओं पर अधिक जोर दिया है जिन्होंने वास्तविक घटनाओं के बजाय उच्च आदर्शों को आगे बढ़ाया है। उसी चीज को नोट किया गया है कि जिसने समाज को कुछ ना कुछ बेहतरी दिया हो। अब बात करें पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, क्योंकि हम जब भी इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, प्राचीन इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे ना, तो उसमें पुरातात्विक स्रोतों का महत्व सबसे ज़्यादा आएगा, और सबसे प्राचीनतम चीज़ों के बारे में हमें इसी से पता चल सकता है। पुरातात्विक अवशेष हो, स्मारक हो, उन्हीं से चीज़ें पता चल सकती हैं। खुदाई और अन्वेषण के परिणाम स्वरूप बरामद किए गए जो प्राचीन खंडहर हैं, अवशेष हैं, स्मारक है, इतिहास के पुरातात्विक स्रोत हैं। यानी कि जो प्राचीन खंडहर पाया गया खुदाई करके, कुछ अवशेष मिला खुदाई करने पर, कुछ स्मारक मिल गया, कोई अभिलेख मिल गया, तो ये सारे क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं। इनकी तिथियों के लिए पुरातात्विक जो अवशेष हैं उनका रेडियो कार्बन विधि के द्वारा वैज्ञानिक जांच के अधीन किया जाता है। पुरातात्विक स्रोत हमें प्राचीन लोगों के जीवन का कुछ ज्ञान देते हैं। प्राचीन खंडहरों, अवशेषों और स्मारकों में काफ़ी समृद्ध इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। और ये जो बात किया जा रहा है ना, रेडियो कार्बन एक्टिविटी, ये जो विधि है ना, इसके माध्यम से पता किया जाता है कि कोई भी वस्तु कितने ईयर्स पुरानी है। आप देखोगे तमाम सारे मूवीज या सीरियल्स में आपने देखा होगा, आपने अगर सीआईडी देखा हुआ है तो आप जब देखेंगे उसमें जब किसी का कंकाल पाया जाता है ना, तो उसको रेडियो कार्बन विधि के द्वारा ही पता किया जाता है ये कंकाल कितने दिन पुराना है, कितने समय पहले ये कंकाल की मृत्यु हुई थी, उस चीज़ के बारे में, उस कंकाल के बारे में पता किया जाता है। तो ऐसे ही रेडियो कार्बन विधि के द्वारा पुरातात्विक जो अवशेष हमें मिलते हैं उन अवशेषों के बारे में भी पता किया जाता है। कई ऐतिहासिक स्थान पृथ्वी के नीचे दबे हुए हैं। तमाम सारे ऐसे स्थान हैं जो प्राचीन समय में कोई सिविलाइजेशन रहा हो, जो कि एक टाइम के बाद जो है उसका पतन हुआ और वो पृथ्वी के नीचे दबे हुए हमें मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्थानों को प्रकाश में लाने के लिए खुदाई की जा रही है। खुदाई और खंडहर से खोजे गए अवशेष अतीत के लिए की एक अच्छी बात बताते हैं। आप देखोगे चाहे तक्षशिला हो, पाटलिपुत्र, राजगीर, नालंदा, सांची, बरहुत, सारनाथ और मथुरा में खुदाई किया गया।
उन्हें कई अन्य स्थानों पर भी किया और कई स्थानों पर भी खुदाई किया जा रहा है। पुराने स्थलों और टीलों की खुदाई करके और सामग्री के अवशेषों की खोज करके इतिहासकार अतीत को समझने की कोशिश करते हैं। पुरातत्व प्राचीन खंडारों अवशेषों से पता लगाने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है और उसको समझने का एक वैज्ञानिक तरीका अपनाता है। अब जब प्राचीन चीज़ों के बारे में, पुरातत्व के बारे में खोज किया जाता है तो उसमें नाम आता है शिलालेखों का। शिलालेख क्या होता है? तो शिलालेख बहुमूल्य ऐतिहासिक तथ्यों की आपूर्ति करते हैं, यानी कि तमाम सारे ऐसे तथ्य जो कि मतलब एक बहुमूल्य है, जिससे इतिहास की गणना किया जाता है, वो हमें शिलालेखों के माध्यम से प्राप्त होता है। शिलालेखों के अध्ययन को जो है एपिग्राफी कहा जाता है और प्राचीन शिलालेखों और अभिलेखों पर लेखन को के अध्ययन को जो है पैलियोग्राफी कहा जाता है। कई सारे जगहों पर आपने देखा होगा, चट्टानों पर, स्तंभों पर, पत्थरों पर, स्लेबों पर, इमारतों की दीवारों पर, मंदिरों के शरीर पर शिलालेख देखने को हमें मिलते हैं। मतलब मंदिरों में भी देखने को मिलेगा आपको। आप चट्टान देखोगे, कहीं स्तंभ है, कई सारे स्तंभ प्राप्त किया गया है, पत्थर बड़े बड़े हैं उस पर लिख दिया गया है, इमारतों की दीवारों पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये स्टील और तांबे की प्लेट पर भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर तमाम सारे राजाओं ने अपनी अपनी विक्ट्री या अपने टाइम पीरियड के बारे में कुछ चीज़ें जो उन्होंने लिखवाया कि हमारे आने वाली आगे जनरेशन्स को भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके, तो वो शिलालेखों पर लिखा जाता है। हमारे पास तमाम प्रकार के शिलालेख हैं। कुछ आमतौर पर जनता को प्रशासनिक, धार्मिक और प्रमुख निर्णयों के बारे में राजशाही आदेश देते हैं कि मतलब राजा को कोई आदेश देना है तो वो स्तंभ बनवा देता है कि हाँ ये मेरा आदेश है। इन्हें शाही उद्घोषणा और आज्ञाएं भी कहा जाता है। अगर आप बात करोगे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इससे संबंधित हड़प्पा की मोहरों पर भारत के सबसे पुराने शिलालेख देखे जाते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध शिलालेख जो है वो अशोक का विशाल शिलालेख है। शिलालेख लिखने के लिए तांबे की प्लेट का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। उन्हें ताम्रपत्र या ताम्र साधन भी कहा जाता था और बुद्ध के दिनों में भी इसका उपयोग किया जाता था, यानी कि महात्मा बुद्ध का जब टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड पे भी इन शिलालेखों का, ताम्रपत्रों का उपयोग किया जाता था। कई तांबे की प्लेट में भूमि अनुदान थे, उनका उपयोग जो है प्रशासनिक आदेश को कराने के लिए किया जाता था। शिलालेख कई प्रकार के होते हैं और उनका उपयोग कई उद्देश्यों से किया जाता है। इतिहासकारों के लिए वे पर्याप्त रुचि रखते हैं, यानी कि इतिहासकार इनके प्रति काफ़ी रुचि रखते हैं। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं, पर जो निकलता है, जो भी मतलब पुरातात्विक खोज किया जाता है तो उसमें दूसरी चीज़ मिलती है मुद्रा। सिक्कों के अध्ययन को जो है अंकशास्त्र के रूप में जाना जाता है। सिक्के ऐतिहासिक जानकारी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीन सिक्के ज़्यादातर सोने, चांदी, तांबे या शीशे के बने हुए थे। जली हुई मिट्टी के से बने कुषाण काल के सिक्के दाल भी पाए जाते हैं। सिक्कों में धार्मिक और पौराणिक प्रतीक देखने को मिलते हैं और उस समय की संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। सिक्के में राजाओं और देवताओं की आकृतियां भी बनी होती है, यानी कि जो सिक्के चलते हैं उस समय, उस टाइम पीरियड में कौन सा धर्म था, कौन सी पौराणिक चीज़ें थी, उस समय की संस्कृति कैसी थी, वो कहीं ना कहीं झलकती है सिक्कों पर। मतलब उस समय का राजा का या तो चिन्ह होगा या किसी धार्मिक देवी देवता का चिन्ह होता है, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पीरियड के लोग किस देवी देवता को मानते थे या कौन सा राजा उस टाइम पीरियड पे था। तो ये चीज़ें पता चलती है। कुछ में शासकों के नाम और दिनांक शामिल हैं। सिक्के प्राचीन लोगों के आर्थिक जीवन पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकाश डालते थे। वे व्यापार और वाणिज्य के बारे में संकेत देते हैं और कई शासक राजवंशों के इतिहास को फिर से संगत करने में मदद करते हैं कि राजवंशों का जो इतिहास रहा है कि कौन राजवंश आया, फिर उसके बाद कौन सा राजवंश रहा और एक वंश किस तरीके से एक शासन प्रणाली चलती रही, उसके बारे में जानने में भी मदद होता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा पुरातत्व के बारे में, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में कि इतिहास को जानने का, प्राचीन इतिहास को अगर आपको जानना है तो उसके लिए कौन से प्राचीनतम स्रोत की ज़रूरत है या जो है पुरातात्विक स्रोतों की ज़रूरत है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में जो है साहित्यिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। पहले हमने पुरातात्विक स्रोतों को, यानी कि खुदाई के माध्यम से जो स्रोत मिले, जिसके माध्यम से हमने इतिहास को समझा, इतिहास को जाना, उसके बारे में बात कर लिया है। अब हमें समझना है कि साहित्य के द्वारा कौन से स्रोत हैं, साहित्यिक कौन से स्रोत हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। तो धार्मिक साहित्यों के बारे में बात करें तो इतिहास केवल शासकों का रिकॉर्ड नहीं रहा है, वह ज़्यादातर लोगों के जीवन और जीवन का लेखा जोखा भी रहा है। यह हर समय का इतिहास उस समय के दर्पण की तरह होता है।
साहित्यिक स्रोत से लोगों की मानसिक और सामाजिक स्थितियों को जाना जा सकता है। यानी कि जो इतिहास रहा है वो केवल शासकों का इतिहास नहीं है कि मतलब इसके बाद कौन शासक आया, कौन शासक आया, कौन शासक आया। उस समय के लोगों के बारे में भी है कि उस समय के लोगों का जीवन स्तर कैसा था, उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। इन सभी चीज़ों का अध्ययन है, ये केवल राजाओं का रिकॉर्ड नहीं है। और भारत का धार्मिक साहित्य बहुत विशाल है। इसमें आपको वेद मिल जाएंगे, इसमें आपको उपनिषद मिल जाएगा, रामायण मिल जाएगा, महाभारत मिल जाएगा, ऐसे महान काव्य और हिंदुओं के पुराण भी इसमें शामिल हैं। ये धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक व्यवस्था, लोगों का शिष्टाचार, लोगों का रीति रिवाज, धार्मिक संस्थान, संस्कृतियां, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर आप देखने जाओगे तो इसकी जानकारी खानों की तरह पड़े, जैसे खान में खोद करके हम निकालते हैं ना, ऐसे बहुत सारी जानकारी आपको भारतीय साहित्यों में मिल जाएगी। जैन और बौद्धों के धार्मिक लेखन पे भी बहुत बड़े हैं। इसमें जातक और अंग भी शामिल हैं। धार्मिक विषयों के संबंधित होने के दौरान वे ऐतिहासिक व्यक्तियों और राजनीतिक घटनाओं के बारे में भी लिखे गए हैं। समकालीन आर्थिक सामाजिक स्थितियां इन स्रोतों के द्वारा हमें आसानी से स्पष्ट होती हैं और स्पष्ट रूप से हम इन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। दूसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष साहित्य, यानी कि ये कुछ साहित्य थे जो कि धर्म से रिलेटेड थे, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, उससे रिलेटेड साहित्य थे। अब बात करते हैं कुछ धर्मनिरपेक्ष साहित्य। कई तरह के धर्मनिरपेक्ष या गैर धार्मिक साहित्य भी इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन भारत की कानून पुस्तकें, जिसमें धर्मसूत्र आ गया, स्मृतिक के नाम से जाना जाता है इसको, और इस समूह से संबंधित है। उसमें राजाओं, प्रशासकों और लोगों के लिए कर्तव्यों का कोड है कि कौन से लोगों का, राजा का क्या कर्तव्य था, कैसा प्रशासनिक रोल था। उनके पास संपत्ति के संबंध में भी नियम था, हत्या, चोरी, अन्य अपराधों के लिए कौन से दंड निर्धारित किए गए थे। इन चीज़ों के बारे में भी हमें जानने को मिलता है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कृति रही है, प्रसिद्ध कृति रही है। और यह जो कृति है ये न केवल राज्य और राजनीति की बात करता है बल्कि सामाजिक आर्थिक प्रणाली की भी बात करता है। पतंजलि और पढ़नी जैसे लेखकों ने, हालांकि उन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखा है, कुछ राजनीतिक घटनाओं का भी उनके वर्णनों में मिलता है। आप देखोगे कालिदास हो गए, विशाख दत्त हो गए और आसपास के नाटक हमें लोगों के सामाजिक जीवन में उपयोगी जानकारी देते हैं कि उस समय के बारे में, लोगों के बारे में, समाज के बारे में क्या चीज़ था। कुछ ऐतिहासिक लेखन भी हैं जिसमें बाणा ने हर्ष चरित्र, हर्ष का जीवन लिखा, बिल्हारा ने विक्रमादित्य के बारे में लिखा, कल्हड़ ने राजतरंगिणी महान मूल्य का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, यह कश्मीर के कैरियर को प्रस्तुत करता है। चंद्रप्रदाय में पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया, चरित्र लिखा गया। कई अन्य जीवनियां और कालक्रम भी लिखा गया जिसमें हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है कि उस टाइम पीरियड पर क्या चीज़ था। अगर किसी ने जो है हर्ष के बारे में लिखा हुआ है, हर्ष का पूरा जीवन लिखा हुआ है, तो हर्ष के टाइम पीरियड पर शासनकाल कैसा था, हर्ष के टाइम पीरियड पर जनता कैसी थी, जनता कितनी खुश थी, जनता के द्वारा लिए प्रशासन क्या था, तो सब कुछ मिलेगा ना उसमें, किससे किस टाइम पीरियड तक था, तो सारा कुछ मिलेगा। चाहे वो राजतरंगिणी लिखी गई हो या फिर आपका कश्मीर के कैरियर के बारे में लिखा गया, चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज के बारे में लिखा हुआ हो, तो उस समय के बारे में सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। विदेशियों के खाते में भी कुछ साहित्य आते हैं, यानी कि विदेशी भी भारत में जब घूमने आए तो उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा कि उस समय भारत के इतिहास के बारे में क्या चीज़ था, भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति कैसी थी। क्योंकि देखो, कहा जाता है ना कि विदेशियों द्वारा लिखे गए जो यात्रा वृत्तांत थे वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भारतीय साहित्य या भारतीय इतिहास को जानने में। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अगर भारत का कोई व्यक्ति अपने राजा के बारे में, अपने समाज के बारे में लिखेगा तो शायद वो बायर्स हो सकता है, शायद वो अच्छी चीज़ें ही लिखे। शायद वो अगर कोई हर्ष चरित्र लिख रहा है तो हो सकता है वो हर्ष का दरबारी है, तो हो सकता है वो हर्ष के बारे में अच्छी चीज़ें ही बताए, हो सकता है उसको हर्ष से अप्रूव्ड भी लेना पड़ रहा हो। लेकिन जो विदेशी भारत में आए और उन्होंने भारत में जो चीज़ें देखी वो अपने यहाँ वापस जाने के बाद उस चीज़ के बारे में लिखते हैं और उनको कोई डर नहीं है कि भारत का कोई शासक उनके साथ कुछ करेगा या गलत कर सकता है। उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, जो फील किया, जैसी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति देखी, उन्होंने वैसे का वैसा लिख दिया। और इसलिए उन्होंने, उनका लिखने का एक तरीका यह भी था कि मतलब वो डेट्स के हिसाब से लिखा करते थे और भारतीय इतिहास के कालक्रम को व्यवस्थित करने में जो है विदेशी यात्रियों का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत सारे प्राचीन काल से ही विदेशियों ने भारत का दौरा किया है, उसमें से कुछ ने अपनी यात्रा और यात्राओं का मूल्यांकन खातों को छोड़ दिया है। प्राचीन में ग्रीक और रोमन इतिहासकारों ने भी अपना ज्ञान और जानकारी से भारत के बारे में लिखा है।
ये सभी भारत विदेशी खाते इतिहास लिखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होते हैं। जब आप इतिहास का एक कालक्रम सेट करोगे तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हम ग्रीक खातों में यूनानियों और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत के बारे में जानते हैं। उन्होंने अपने लेखन में सेंड्रोकोट्स के रूप में लिखा हुआ है। ग्रीक जो राजदूत था मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह रहे थे, और उनकी अपनी प्रसिद्ध जो रचना है इंद्रिका, उसको उन्होंने लिखा। और दुर्भाग्य से जो ये रचना इंद्रिका थी वो खो गया है, लेकिन इसके अंशों को अन्य यूनानी लेखकों के उदाहरणों में संरक्षित किया गया है। लेकिन यहाँ तक कि उस संक्षिप्त खातों का मौर्य राजनीति और समाज को जानने के लिए सबसे कीमती समझा जाता है। तो इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें थी जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय साहित्य के बारे में, साहित्य के माध्यम से इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। तो इसमें तीन चीज़ें हमने देखा। एक क्या, जो धार्मिक साहित्य थे जो कि धर्म से रिलेटेड थे, दूसरा अधार्मिक मतलब धर्मनिरपेक्ष साहित्य थे, और तीसरा विदेशियों ने जो साहित्य लिखा था, यात्रा वृत्तांत लिखा था। इस तरीके से ये तीन साहित्य हैं जिसके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास को जाना जाता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के धार्मिक साहित्यिक स्रोतों की विवेचना करो। मतलब इसमें थोड़ा सा धार्मिक साहित्यिक जो स्रोत हैं इसके बारे में अच्छे तरीके से, मतलब थोड़ा सा डिटेल में बात करनी है। धार्मिक साहित्यों के बारे में हमने अभी यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, यहाँ आपने देखा ये धार्मिक साहित्य, तो मतलब एक पैराग्राफ था। अब यहाँ पर पूरा क्वेश्चन ही अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप उसको किस तरीके से विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे इतिहास के स्रोतों में भौगोलिक घटनाओं के लेखे जोखे का महत्व अलग से नहीं जाना जाता है। प्राचीन भारत के साहित्य में आत्स्यान, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वंश विस्तार, इन सभी चीज़ों के विषयों में समावेश है। भारतीय दृष्टिकोण हमेशा से आध्यात्मिक रहा है, फिर भी हमारे इतिहास जानने के स्रोत काफ़ी पर्याप्त हैं हमारे पास विश्व का सबसे विशाल साहित्य है जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। परवर्ती काल में हमारी बहुत सी साहित्यिक सामग्री जो है आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ चीज़ें अभी हमारे पास संरक्षित हैं, तो जिसके माध्यम से भारतीय इतिहास को जाना जा सकता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में कहा जाता है कि जो है धर्मशास्त्र है, अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें इसमें अलग अलग दृष्टिकोण के माध्यम से जानने को मिलता है। अब इसमें आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास की सामग्री का इतना बहुमूल्य है या बाहुल्य है कि उस अथाह सामग्री, सामगर, प्रत्यांशों में, प्रतिवादों में आयुक्तियों का अभाव नहीं है। उन्हें इतिहास का मूलाधार या इतिहास जानने के स्रोतों का माध्यम बना करके जीवन पर्यंत कोई भी अन्वेषण कर सकता है। कुछ काव्यात्मक हैं, किंतु यथार्थ रूप में प्राचीन काल का लिखित सामग्रियों की अथाह सिंधु और ऐतिहासिक घटनाओं की मड़ियों में उपमा दी गई है। समुद्र में प्रत्येक स्थान पर मड़ियाँ नहीं हैं और सभी मड़ियाँ मूल्यवान भी नहीं हैं। ठीक इसी तरीके से प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्राचीन इतिहास निहित है। प्राचीन इतिहास कलाकारों की कृतियों में भी कम नहीं है। इससे हमारे प्राचीन इतिहास का बोध हो सकता है, जैसे कि मूर्ति कला हो गया, चित्रकला हो गया, भवन निर्माण कला हो गया, अन्य ललित कलाएं हो गई, जो कि उदाहरण के रूप में आज भी हमारे सामने उपस्थित हैं, और उनको देख करके हम उस समय की संस्कृति को याद करते हैं या उस समय की संस्कृति के बारे में हम कुछ चीज़ें समझ सकते हैं, जान सकते हैं। किसी भी देश के इतिहास में केवल दो साधन हो सकते हैं कि किसी भी देश के इतिहास को जानना है तो उसके दो साधन साहित्यिक रूप में हो सकते हैं। एक हो सकता है साहित्यिक कृतियां, और दूसरी चीज आती है विभिन्न कलाकारों की कृतियां, जो कि भारतीय इतिहास के साधनों को भी इन्हीं दो भागों में बांटा जा सकता है। एक साहित्यिक हो सकती है, एक पुरातात्विक हो सकता है। अब साहित्यिक समृद्धि को जो है सुविधा अनुसार इस प्रकार विभाजित किया गया है, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब जो धार्मिक साहित्य है इसको भी दो प्रकार का बताया गया है, एक ब्राह्मण ग्रंथ बताया गया है, एक अब्राह्मण ग्रंथ बताया गया है। अब ब्राह्मण ग्रंथों को भी श्रुति स्मृति दो भागों में विभाजित किया गया है। श्रुति के अंतर्गत चार वेद आते हैं, ब्राह्मण उपनिषदों की गणना की जाती है, और स्मृति में भी दो महाकाव्य आ जाते हैं, रामायण आ जाता है, महाभारत आ जाता है, पुराण और स्मृतियां आ जाती हैं। इसी प्रकार जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है उसमें 5 प्रकार के आ जाते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक आ गया, आपका अर्ध विवरण आ गया, विदेशी विवरण आ गया, जीवनियां आ गई, कल्पना प्रधान और गल्प साहित्य आ गया। तो इस तरीके से मतलब चीजें बटी हुई हैं जिसको हम समझ सकते हैं। अब धार्मिक साहित्य और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बात करें तो इसमें नाम आता है आपका वेदों का। वेद जो है ये आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। प्राचीनता और महानता के कारण ही ये मानव रचित ना होकर के ईश्वर प्रदत्त माने जाते हैं। यानी कि जो वेद है वो आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण प्राचीनतम ग्रंथ है, और ये इतने प्राचीन और महान होने के कारण ही इसको मानव रचित ना होकर के ईश्वर प्रदत्त माना जाता है। बेसिकली सबको पता है कि इसकी रचना जो है आर्यों ने ही किया हुआ है, इसको ईश्वर ने कुछ नहीं बताया हुआ है, या ईश्वर ने इस बारे में कुछ नहीं कहा हुआ है, या ईश्वर ने इसको भेजा नहीं है, उतारा नहीं है। जैसे कि अगर आप कुरान की बात करोगे तो कुरान के बारे में यही है कि ईश्वर ने मतलब
भेजते थे अपनी अपनी बातें। लेकिन यहाँ पर आर्यों ने ये लिखा है, लेकिन इसकी जो प्राचीनता है और इसकी जो महानता है, इसके कारण इसको मानव रचित ना मान करके ईश्वर प्रदत्त माना गया है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेदों की उपयोगिता जो है इतिहास के अन्वेषण में आंशिक रूप से वांछनीय है, किंतु ऋग्वेद जो कि प्राचीनतम है इस विषय में जो है बहुत ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होता है। और प्राचीन आर्य काल में आर्य किस प्रकार और कहां तक भारतवर्ष में अपना प्रसार कर सके थे, अनार्यों से उनके संघर्षों का जो वर्णन है, जो है सप्त सिंधु ज्ञान है, ये सारी चीजें ऋग्वेद में हमें मिलती है। इस भावी ग्रंथ के अभाव में संभवतः आर्यों के विस्तार का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता था। दूसरी चीज है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें आपके वैदिक मंत्रों, संहिताओं की गद्य टीकाओं का ब्राह्मण कहा गया है। प्राचीन ब्राह्मण इत्रों में आपका पंचविश आ जाता है, शतपथ हो गया, तैत्रीय हो गया, इन सभी का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतरेयों के अध्ययन से ही राज्याभिषेक और कुछ प्राचीन अव्यक्त राजाओं के नाम का ज्ञान होता है। इनकी सूचनाओं को अन्य सामग्रियों की सहायता से इतिहास परक बनाया जा सकता है। इसी प्रकार शतपथ जो है ये भारत के पश्चिमोत्तर गांधार, शाल्य और कैकेय, इन सभी प्राच्य देशों के जो कुछ जैसे पंचाल हो गया, कौशल हो गया, विद्रोह, इनके तथा विद्रोह पर प्रकाश डालता है। सुप्रसिद्ध आर्य राजा परीक्षित और उनके बाद तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान ब्राह्मणों के द्वारा ही हमें स्पष्ट रूप से जानने को मिलता है। अगला चीज आ जाता है धार्मिक, उसमें उपनिषद। आपका उपनिषदों में हमें जो है बृहदारण्यक, छंदोग्यादि आदि प्राचीन ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं और ग्रंथों में बिंबिसार के पूर्व इतिहास जानने में सहायता ली जाती है। परीक्षित, उनके पुत्र जो जन्मेजय तथा बाद में राजाओं का उल्लेख उपनिषदों से ही हमें प्राप्त होता है, जिससे यह स्वीकार किया जा सकता है कि इनकी रचनाएं परीक्षित के कुछ बाद और बिंबिसार से पहले वास्तव में ब्राह्मणों और जो उपनिषद हैं उनके सम्मिलित ज्ञान से ही परीक्षित से लेकर के बिंबिसार तक के इतिहास के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। उपनिषद के बाद नाम आता है वेदांगों का। वैदिक अध्ययन के जो है निमित्त विशिष्ट विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ जो वेदांग के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि मंडक उपनिषद में 6 वेदांगों का उल्लेख मिलता है, यानी कि उपनिषदों को, वेदों को ही कुछ पार्ट से लेकर के उस पर लिखी गई रचनाएं ही वेदांग कहलाती हैं। महाकाव्य आ जाते हैं इसके बाद, जिसमें आपका वैदिक साहित्य के पश्चात यानी कि वेदों के बाद भारतीय साहित्य के 2 स्तंभ हैं, जिसमें नाम आता है आपका रामायण का और महाभारत का, जो कि एक तरीके का आविर्भाव है। वास्तव में संपूर्ण धार्मिक साहित्य में ये अपना ऊंचा स्थान रखते हैं। भारतीय इतिहास को अधिक से अधिक प्रकाश में लाने का श्रेय बहुत कुछ उन महाकाव्यों को ही दिया जाता है। रामायण के रचयिता महाकवि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन चरित्र कर जो है कारण तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का बोधाग्य कराया कि उस समय भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक स्थिति क्या थी। राम का जीवन लिख डाला। तो देखो, जो आप देखोगे इस टाइम पीरियड पे आप देख लो कि राम और कृष्ण ये मोस्ट पॉपुलर भगवानों के रूप में आते हैं। आप अगर सनातन धर्म उठा करके देखोगे तो राम का भक्त, कृष्ण का भक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे। रामायण और महाभारत को मानने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। वेदों तक तो शायद ही कोई जाता होगा, लेकिन जो ये महाकाव्य हैं इन तक लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि बेसिक जो आप अगर लाइफ से रिलेटेड ज्ञान देखोगे ना, तो वेदों में जो है उसकी निचोड़ रखी हुई है और राम और कृष्ण के जीवन में वो आपको देखने को मिल जाता है। उसको आपने जो है टेलीविजन में देखा होगा, तो जिससे कि मतलब काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। जो चीज़ें आप देख लेते हो ना, जो चीज़ें आप अच्छे तरीके से, जो आपके समाज में चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं, वो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण योग निभाती हैं और वो चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है। इसके बाद बात कर ले जाए पुराणों की, तो महाकाव्यों के पश्चात पुराणों का स्थान आता है। पुराणों की संख्या टोटल 18 है और पुराणों की रचना का जो श्रेय है वो सूत, लोमर्पण तथा पुत्र उग्रसर जो है उग्रवश तथा उग्रसर्वा को दिया जाता है। पुराण इतिहास की प्रचुर सामग्री उपस्थित करते हैं। इसके बाद आता है स्मृतियां। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतिहासिक उपयोगिता की दृष्टि से स्मृतियों का भी विशेष स्थान है। मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, पराशर आदि की स्मृतियां विशेष उल्लेखनीय हैं और ये धर्मशास्त्र के नाम से काफी विख्यात है। लोग स्मृतियों को धर्मशास्त्रों के रूप में पढ़ते हैं। तो ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन एंड इसके बाद स्टार्ट हो रहा है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, जिसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जो है इस जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस जो थे 3 क्वेश्चंस हमने इसमें आपका डिस्कस किया है। मैक्सिमम आपका जो यूनिट नंबर 1 है इससे यही 3 क्वेश्चंस मतलब इन्हीं से घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी काफी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।